नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं प्रगतिवाद की। हम आधुनिक काल के लगभग अंतिम पड़ावों तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद प्रयोगवाद नई कविता पर बातचीत होगी और उसके बाद हम कोई और कृति उठाएंगे। तो आज का सत्र बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आप इस बात को, प्रगतिवाद को अगर अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप समझ लेंगे कि किस तरह से द्विवेदी युग, भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग के साहित्य में परिवर्तन आया, द्विवेदी युग के बाद छायावाद में क्या परिवर्तन आया और छायावाद के बाद छायावादोत्तर काव्य किन दृष्टिकोणों को लेकर के विकसित हुआ, किस विचार भूमि पर विकसित हुआ और कैसे अचानक वो उत्तर छायावादी काव्यधाराएं प्रगतिवादी पृष्ठभूमि पर आकर के खड़ी हो गई और एक नए दिशा में साहित्य, हिंदी साहित्य उन्मुख हो गया, विकासशील होने लगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है हिंदी साहित्य का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले समय सीमा की बात करते हैं। समय सीमा में 1936 अमूमन एक रफ आइडिया है कि 1936 के आसपास इसका जन्म माना गया है, क्योंकि अधिकतर विद्वान प्रगतिवाद को प्रगतिशील लेखक संघ से जोड़ते हैं। इसके विषय में भी हम विस्तार से आज के सत्र में चर्चा करेंगे। 1936 से 1940-42 तक की बात है। इतने छोटे समय तक ही रहा प्रगतिवाद और उसके बाद प्रयोगवाद का उदय हो गया। दोस्तों, एक बात मैं आपको यहां समय सीमा को लेकर बताना चाहूंगी। जैसे मैंने भाषा के सत्र में भी कहा था कि भाषाओं का समय जो निर्धारित किया जाता है कि पाली का ये समय है, प्राकृत का ये है, अपभ्रंश का ये है, अवहट का ये है, ये एक अनुमानित और उस समय के दौर में जो प्रमुखतम प्रबलतम रूप होता है भाषा का, उसके आधार पर निर्धारित होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पाली साहित्य एकाएक समाप्त हो गया, क्योंकि कोई स्विच, कोई बटन नहीं होता एक किसी भी साहित्यकार, किसी भी भाषा के पास कि वो उस भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बंद कर दे और एक नई भाषा का प्रयोग प्रारंभ कर दे। वही स्थिति ठीक काव्य धाराओं की होती है। हिंदी साहित्य में जो धाराएं विकसित होती हैं अलग अलग, उनकी होती है। ये जो हम समय देते हैं कि 1936 से 1940-42 तक, ये उस प्रवृत्ति के आधार पर होता है कि कब प्रगतिवादी चेतना अपने प्रबल रूप में साहित्य में अभिव्यक्त हो रही थी, उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। जबकि 1936 के 1935 1934 से ही, यानी सुमित्रानंदन पंत के अंतिम जो रचनाएं हैं उनमें हम प्रगतिवाद देखते हैं, निराला की रचनाओं में हम प्रगतिवाद देखते हैं। तो हमेशा इसे एक प्रबलतम अभिव्यक्ति के रूप में ग्रहण करें, क्योंकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि 1940 के बाद प्रगतिवादी रचनाएं लिखी ही नहीं जाने लगी, लिखी ही नहीं गई, बल्कि बिल्कुल बंद हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हल्के प्रभाव, धीरे धीरे किसी भी साहित्य का या साहित्यिक दृष्टिकोण का या काव्यधारा का अवसान होता है। वो क्रमिक होता है, एकाएक कभी नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो है इस सत्र का कि सबसे पहले हम ये समझ लें कि आखिर प्रगतिवाद है क्या, किसको कहते हैं प्रगतिवाद। तो देखिए, प्रगतिवाद शब्द को अगर हम तोड़ें तो प्र आता है, गति आता है और वाद आता है। यानी मूल शब्द है गति। गति का अर्थ आप सभी जानते हैं। गति हिलना डुलना, क्रियाशील होना, क्रिया का संकेतक है गति शब्द। वो गति किसी भी दिशा में हो सकती है, लेकिन जब हम इसके आगे प्र उपसर्ग जोड़ देते हैं तो प्र उपसर्ग विशेषतः आगे के अर्थ में और भी बहुत अर्थों में प्रयुक्त होता है, लेकिन यहां हमारा संबंध केवल इनसे ही है, आगे के अर्थ में और ऊपर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यानी जब गति आगे की ओर हो, सामने की ओर हो और ऊपर की ओर हो,
यानी जब गति का उत्कर्ष हो रहा हो, उन्नति हो रही हो, या लक्ष्यबद्ध, जब भी कोई व्यक्ति आगे देखेगा, सामने देखकर हम चलते हैं। हमसे कहा जाता है बचपन से ही कि सामने देखकर चलो। तो सामने देखने का मतलब यह होता है कि जिस स्थान पर हमको जाना है, यानी हमारे जाने का जो लक्ष्य है, उसकी ओर दृष्टि केंद्रित कर चले। तो गति के आगे जब प्र लग जाता है तो उसके साथ लक्ष्यबद्धता जुड़ जाती है। तो इस तरह से एक ऐसी गति जो लक्ष्यबद्ध है, उत्कर्ष मुखी है, उत्कर्षोन्मुखी है, वो प्रगति कहलाती है। और लेकिन जब उसमें वाद जुड़ जाता है तो दोस्तों, तो जो प्रगति शब्द की जो व्यापकता है वो एक दायरे में बंध कर रह जाती है। तो प्रगतिवाद शब्द प्रगति और वाद दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें प्रगति में प्र उपसर्ग है, जिसकी चर्चा मैं अभी कर चुकी। प्रगति अर्थात आगे बढ़ना, दूर तक गतिशील रहना, नहीं यानी लक्ष्यबद्ध होकर के निरंतर आगे बढ़ते जाना, और उस लक्ष्य का अर्थ है कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा, उत्कर्ष को प्राप्त करने की इच्छा। वाद अर्थात किसी निश्चित दृष्टिकोण के दायरे में बंधना। वाद का मतलब है कि एक हमने एक सांचा ले लिया। एक तो है कि हम उन्मुक्त खुले आकाश में विचरण कर रहे हैं, और दूसरा है कि हम एक सीमित क्षेत्र में, एक भूमि क्षेत्र विशेष में सीमित होकर रह गए। जब वाद शब्द प्रगति के साथ जुड़ जाता है तो हमारा दृष्टिकोण, हमारी विचारधारा एक सांचे में केंद्रित होकर, सीमित होकर के रह जाती है। तो प्रगतिवाद का अर्थ हुआ कि प्रगति को एक निश्चित दृष्टिकोण के दायरे में देखना। 1936 के आसपास साहित्य के क्षेत्र में यह काव्यधारा उदित हुई। जैसे कि हमने अभी चर्चा की, सामाजिक चेतना और भावबोध को मार्क्सवादी दर्शन, अब क्या था वो वाद? मैंने आपसे कहा कि जब प्रगति किसी वाद के दायरे में बंध जाती है, यानी एक निश्चित दृष्टिकोण से सीमित हो जाती है, उसकी परिधि निर्धारित हो जाती है, उसकी सीमाएं निर्धारित हो जाती हैं, तब वो प्रगतिवाद कहलाती है। तो वो सीमाएं क्या थी? वो सीमाएं थी दोस्तों मार्क्सवाद की। तो जब सामाजिक चेतना को, यानी समाज की जो स्थिति है उसको, अपनी अभिव्यक्तियों को मार्क्सवादी दर्शन के दृष्टिकोण के आधार पर देखा जाने लगा, यानी मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर उसी के दृष्टि के आधार पर जब हम समाज का मूल्यांकन करने लगे, अपने परिवेश का मूल्यांकन करने लगे, तो वो हो गई, और उसकी अभिव्यक्ति हम साहित्य में करें तो वो प्रगतिवादी काव्यधारा के रूप में हमारे सामने आई। अधिकांशतः विद्वान, अब क्या चला साहित्य जगत में जब प्रगतिवाद उदित हुआ, तो अधिकांशतः विद्वान प्रगतिवाद के उद्भव को प्रगतिशील लेखक संघ से जोड़ते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। 1936 में इसका पहला अधिवेशन प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ था, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसी प्रगतिशील लेखक संघ से जोड़ा जाता है, तथा वे प्रगतिवाद और प्रगतिशील शब्दों को एक दूसरे का पर्याय मानते हैं। यानी जो लोग प्रगतिशील लेखक संघ से प्रगतिवाद के जन्म को जोड़ते हैं, वे वास्तव में प्रगतिवाद और प्रगतिशील में कोई अंतर नहीं करते। वे मानते हैं कि प्रगतिवाद और प्रगतिशील शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, समानार्थक हैं। आगे चलें। लेकिन इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है, उसके विषय में डॉक्टर हरिचरण शर्मा इन दोनों के अंतर को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं। हम अब बहुत अच्छी तरह से इन दोनों शब्दों के अंतर को समझेंगे दोस्तों। वे लिखते हैं, प्रगतिवाद के साथ प्रगतिशील शब्द भी निरंतर व्यवहार में आता रहा है। यानी जहां जहां प्रगतिवाद की बात होती है, डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि प्रगतिशील शब्द भी वहां वहां प्रयोग में आता रहता है। कुछ समीक्षक प्रगतिवाद और प्रगतिशील को एक दूसरे का पर्याय और समानार्थक शब्द समझते हैं, यानी पर्यायवाची एक ही शब्द मानते हैं इनको, जो उनका भ्रम मात्र है। यानी प्रगतिवाद और प्रगतिशील को एक मानना भ्रम है। प्रगतिवाद एक खास किस्म के साहित्य के लिए व्यवहार में आया शब्द है। डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि प्रगतिवाद एक ऐसा शब्द है जो किसी खास साहित्य के लिए साहित्य जगत में, हिंदी साहित्य जगत में प्रयोग में लाया गया है। इसके विपरीत प्रगतिशील शब्द की परिधि में पर्याप्त व्याप्ति और विस्तृति है। यानी प्रगतिशील शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका अर्थ बहुत व्यापक
पृष्ठभूमि पर हमारे सामने आता है। लेकिन जब हम प्रगतिवाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रगतिवाद शब्द मार्क्सवादी दृष्टिकोण से लिखे गए साहित्य का ही बोधक बन करके रह जाता है। प्रगतिशीलता हर युग में होती है, लेकिन प्रगतिवाद आधुनिक युग में हिंदी साहित्य में विकसित एक काव्य धारा का नाम है। यानी एक संकीर्ण शब्द है और एक विस्तृत शब्द है। डॉक्टर शर्मा यही बात अपने इस वक्तव्य के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं। आगे वे लिखते हैं, फिर प्रगतिशीलता कब नहीं रही। वे प्रगतिशीलता शब्द को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वे कह रहे हैं कि प्रगतिशीलता कब नहीं रही, क्योंकि प्रगतिशील होने का मतलब है कि लक्ष्यबद्ध होकर के निरंतर आगे बढ़ना, उत्कर्ष को प्राप्त करना। तो हर युग आदिकाल से लेकर के आज तक और आगे भविष्य में भी व्यक्ति, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है प्रगतिशील होना, तो प्रगतिशीलता हमेशा हर युग में रही है। वह तो युगानुरूप संदर्भों में प्रत्येक काल में रही और रहेगी। कारण परिवर्तनशीलता जीवन, समाज और साहित्य का शाश्वत धर्म है। अब ये प्रगतिशीलता क्यों हर युग में रही, उसका कारण बताते हैं डॉक्टर शर्मा कि परिवर्तन, क्योंकि जब हम प्रगति करते हैं दोस्तों, मान लीजिए हम प्रगति ऊपर की ओर कर रहे हैं, हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो एक सीढ़ी के बाद हम दूसरी सीढ़ी पर चढ़ेंगे, हमारी स्थिति में बदलाव आएगा। हम अगर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, एक सोपान से दूसरे सोपान पर आगे बढ़ेंगे, हमारी स्थिति परिवर्तित होगी। तो जैसे जैसे हम गतिशील होंगे, आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारी स्थितियों में परिवर्तन आएगा। तो वही बात यहां कह रहे हैं कि प्रगतिशीलता परिवर्तन को जन्म देती है, और परिवर्तन जीवन के लिए, समाज के लिए और साहित्य के लिए एक अनिवार्य धर्म है। ये उसकी ऐसी विशेषता है परिवर्तनशीलता, जिसे जीवन से, समाज से और साहित्य से अलग ही नहीं किया जा सकता। यदि हम जीवन से परिवर्तनशीलता को अलग कर दें तो जीवन में तो एक रास्ता हो जाएगी, कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। यदि हम समाज को से परिवर्तनशीलता को अलग कर दें तो समाज का विकास का आधार ही नहीं रहेगा, समाज विकसित कैसे होगा। और क्योंकि विकास का अर्थ है परिवर्तित होना, साहित्य से हम परिवर्तनशीलता को अगर अलग कर दें तो आदिकाल से लेकर अभी तक हम साहित्य के विकास को जिस भावभूमि पर विकसित होते हुए देखते हैं, परिवर्तित होते हुए देखते हैं, वो सब झूठा साबित हो जाएगा। तो डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि प्रगतिशीलता का एक आवश्यक धर्म है परिवर्तनशीलता, और ये परिवर्तनशीलता जीवन में, समाज में, साहित्य में सर्वत्र देखने को मिलती है। ये एक ऐसा धर्म, शाश्वत धर्म का अर्थ क्या हुआ, शाश्वत जो कभी समाप्त नहीं होगा, जो चिरकाल से है और आगे भी रहेगा। धर्म का मतलब यहां विशेषता है। आगे चले। अतः प्रगतिशीलता युग धर्म की व्याख्या का नाम है, यानी प्रत्येक युग की विशेषता होती है परिवर्तनशीलता। आगे वे लिखते हैं, जब प्रगति में वाद शब्द जुड़ जाता है तो वो एक देश काल विशेष और समाज की मनःस्थिति के प्रकर्ष को तो निरूपित करता है, पर अपनी सीमाओं के घेरे में कैद भी हो जाता है कि वो किस समाज की, देश काल, किसी विशेष परिवेश में, किसी विशेष स्थान पर समाज की क्या मानसिक स्थिति थी, कैसे विकसित हुई, उसको तो अभिव्यक्त करता है प्रगतिवाद। लेकिन उसका अपना जो सांचा है, उसी सीमा में रहकर, उसी दायरे में रह करके वो इस उत्कर्ष का मूल्यांकन करता है, इसकी व्याख्या करता है। छायावाद की कोख से जन्मा, यानी डॉक्टर शर्मा का मत है कि प्रगतिवाद हिंदी साहित्य की वो काव्यधारा है जो छायावाद के कोख से जन्मी। छायावाद की कोख से जन्मा हिंदी का नया साहित्य प्रगतिशील तो है, किंतु एक विशिष्ट सिद्धांत और दर्शन के वादात्मक वृत्त में घिर जाने के कारण संकीर्ण और निश्चित धर्म का द्योतक भी हो जाता है। यानी कुल मिलाकर बात यह हुई कि प्रगतिशीलता एक व्यापक और विस्तृत शब्द है, विस्तृत भावभूमि का संकेतक है प्रगतिशील शब्द, और प्रगतिवाद एक निश्चित दायरे में बंधकर सोचने वाली भावभूमि का नाम है, दृष्टिकोण का नाम है। डॉक्टर बच्चन सिंह प्रगतिवाद को प्रगतिशील लेखक संघ से प्रादुर्भूत मानना, यानी जो पहले हमने चर्चा की कि बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ से ही प्रगतिवाद जुड़ा हुआ है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह उस पर टिप्पणी करते हैं कि प्रगतिवाद को प्रगतिशील लेखक संघ से प्रादुर्भूत यानी उत्पन्न मानना इतिहास का मजाक उड़ाना है। यानी उनकी दृष्टि में ये, इस बिंदु को आप ध्यान रख लेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। डॉक्टर बच्चन सिंह प्रगतिशील लेखक संघ से प्रगतिवाद को जोड़ना क्या मानते हैं, इतिहास का मजाक उड़ाने के समान मानते हैं। प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि में अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां विद्यमान रही। अब बात आती है दोस्तों कि प्रगतिवाद आखिर क्यों उदित हुआ,
उसके मूल में क्या कारण थे। जैसे छायावाद के उदय के मूल में कारण था द्विवेदी युग की नीति और उपदेश परक जो इतिवृत्तात्मक अभिव्यक्तियां थी, उनके विरुद्ध सूक्ष्म की ओर अग्रसर होना, संवेदनात्मक धरातल पर और बारीक अभिव्यक्तियां करना। तो वो बात वहां महत्वपूर्ण थी छायावाद की उदय की पृष्ठभूमि में। इसी तरह से ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से साहित्य में छायावाद और छायावादोत्तर काव्यधाराओं के बाद प्रगतिवाद जैसी काव्यधारा विकसित हुई। तो इसके मूल में केवल राष्ट्रीय परिस्थितियां नहीं है, क्योंकि 1936 आप एक बार फिर से स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से अपने आप को मानसिक स्तर पर जोड़ लीजिए। 1936 में क्या हो रहा था, यानी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो चुकी है, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। ये तो है अंतरराष्ट्रीय जगत, और राष्ट्रीय जगत में आंदोलन चल रहे हैं, स्वाधीनता संग्राम बहुत प्रबल रूप में सामने आ रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो चुका है। तो उस बात को, भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। तो आप इन सब परिस्थितियों को अपने मानसिक स्थिति में बिठा लीजिए, मस्तिष्क में बिठा लीजिए। तो बहुत सारी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां प्रगतिवाद के उदय का कारण बनी। राष्ट्रीय स्तर पर वैसे तो बहुत सारे कारण थे दोस्तों, लेकिन जो प्रमुख कारण है वो क्या था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। प्रत्येक भारतीय जब देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था, तो उसकी एक ही इच्छा थी, प्रबल इच्छा, कि हमारा देश आजाद हो, क्योंकि अंग्रेजों की शोषणवादी नीतियों से भारत का हर नागरिक, बच्चा बच्चा पीड़ित था, और उसके प्रति विद्रोह का भाव और अपने देश के प्रति भक्ति का भाव प्रत्येक नागरिक में जन्म ले चुका था। एक दृष्टि उनकी देशभक्ति की विकसित हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में जब असहयोग आंदोलन शुरू किया महात्मा गांधी ने, तो पूरा जन समुदाय उमड़ पड़ा अपने इस संकल्प के साथ कि हमें अपने देश को आजाद कराना है। लेकिन चौरा चौरी में हुई हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने उस बिंदु पर उस आंदोलन को स्थगित कर दिया, जबकि वो सफलता के बहुत करीब था और बहुत प्रबल रूप धारण कर चुका था। तो ऐसी स्थिति में ये चौरा चौरी की घटना के बाद जो असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया गांधी जी के द्वारा, तो असंतोष फैला। जब असंतोष फैला तो दृष्टिकोण में बदलाव आया, और वहीं से दृष्टिकोण जो अब तक मानवतावाद के उपदेश परक और काल्पनिक वातावरण में और देशभक्ति के उपदेश मूलक सिद्धांतों के बीच डूबा हुआ था, यथार्थ के धरातल पर आकर के सोचने लगा। और यही स्थिति सविनय अवज्ञा आंदोलन की हुई। फिर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई, और महात्मा गांधी उनकी फांसी को नहीं रुकवा सके। ये बहुत बड़ा आघात था भारतीय जनमानस के लिए। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हुई। ये कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो मैं कह रही हूं, जिनके कारण भारतीय जनमानस निराश हुआ, सोचने पर विवश हुआ, अपनी जो परिवेश है, अपनी जो स्थिति है, भारत की जो स्थिति है, उसका मूल्यांकन करने पर विवश हुआ, और उसे लगा कि उन्हें फिर नई दृष्टि से अपने परिवेश का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। और उस नई मूल्यांकन पद्धति से जो साहित्यिक धारा उभर कर सामने आई, वो थी प्रगतिवाद। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी न रोक पाना, इसकी चर्चा मैंने कर ली है। 1934 में कांग्रेस में आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में समाजवादी दल का उदय हुआ। देखिए, वो तो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित परिस्थितियां थी जो मैंने अभी आपको बताई, लेकिन समाजवाद, रूस के प्रभाव के कारण समाजवादी काव्यधारा भी हमारे यहां जन्म ले रही थी। और उसका प्रमाण है 1934 में कांग्रेस में आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में एक समाजवादी दल का उदय हुआ, और नेहरू जी भी समाजवाद की ओर अपना रुझान अभिव्यक्त करने लगे। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में जब उन्होंने अध्यक्षीय भाषण दिया, तो उसमें उन्होंने समाजवादी लक्ष्य तक पहुंचने की स्पष्ट घोषणा की। यानी इससे स्पष्ट होता है कि समाजवाद के तत्व हमारे यहां, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अंकुरित हो गए थे। अब बात आती है कि समाजवाद और प्रगतिवाद का क्या संबंध है। देखिए, समाजवाद समाज में भेदभाव को नकारता है। सभी वर्गों के लोगों को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, सभी को समान दृष्टि से देखने का आग्रह करता है, और सभी को समान अधिकार दिलाने की बात करता है। और यही बात कमोबेश मार्क्सवाद में भी है। और मार्क्सवाद
प्रगतिवाद के का दार्शनिक आधार है, वैचारिक आधार है। तो जब ये समाजवादी लक्ष्य तक पहुंचने की घोषणा हुई, यानी कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा प्रबल रूप में आने लगी, तो एक तरह से प्रगतिवाद साहित्य में जब ये समाजवादी विचारधारा अभिव्यक्त होने लगी, तो ये प्रगतिवाद के नाम से हमारे सामने आई। अब ये विश्व में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे ये प्रगतिवादी विचार अभिव्यक्त हुए, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, उनके विषय में भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1935 में हेनरी बारबोज नाम के एक विद्वान के नेतृत्व में विश्व के प्रगतिशील लेखकों का पेरिस में एक संगठन बनाने का प्रयास किया गया। यानी हेनरी बारबोज ने 1935 में यह कोशिश की कि जितने भी विश्व के लेखक हैं जो प्रगतिशील विचारधारा को स्वीकार करते हैं, उन सभी का एक संगठन बनाया जाए। पेरिस में इसी वर्ष संस्कृति की रक्षा के लिए एक विश्व लेखक अधिवेशन, क्योंकि विश्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों ये महसूस किया गया कि हमारी जो वैश्विक संस्कृति है वो निरंतर ह्रास की ओर जा रही है। जीवन मूल्यों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, और वे सुरक्षित कब रहेंगे? जब उन जीवन मूल्यों को नए दृष्टिकोण से देखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पेरिस में इसी वर्ष यानी 1935 में ही संस्कृति की रक्षा के लिए विश्व लेखक अधिवेशन यानी वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ राइटर्स फॉर द डिफेंस ऑफ कल्चर नाम से एक संगठन का आयोजन, एक समारोह का आयोजन किया गया। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कथाकार और विचारक E.M. फोस्टर की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखकों की एक स्थायी समिति गठित की गई। यहां से देखिए जो समाजवाद का बीज उत्पन्न हुआ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो किस तरह से प्रगतिशील लेखक संघ के रूप में सामने आता है, और फिर कैसे अंग्रेजी के प्रसिद्ध कथाकार विचारक E.M. फोस्टर की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखकों की एक संगठन बन जाता है, एक स्थायी समिति स्थायी रूप से बन जाती है। और जैसे ही यह समिति बनी तो भारत के जो विद्वान थे, भारतीय जो साहित्यकार थे, उनमें भी प्रगतिशीलता के प्रति एक आग्रह उत्पन्न हुआ, एक आकर्षण उत्पन्न हुआ, और उसका परिणाम यह हुआ कि मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर के द्वारा लंदन में, ध्यान रखेंगे कहां स्थापित हुआ प्रगतिशील लेखक संघ, तो लंदन में 1936 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई। यानी 1936 में लंदन में मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। यानी जिसका पहला लखनऊ में 1936 में अधिवेशन हुआ, वो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ कहां स्थापित हुआ था? मूलतः लंदन में 1936 में स्थापित हुआ था। इसके घोषणा पत्र का सारांश, इसका जो घोषणा पत्र था उसका सारांश प्रेमचंद ने अपने पत्र हंस में प्रकाशित किया। और उसके बाद हम सभी जानते हैं कि 1936 में लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में ही भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ, और प्रगतिशील लेखक संघ का सूत्रपात हुआ यहीं से। तो ये प्रगतिवाद के मूल में जिसको जोड़ते हैं प्रगतिशील लेखक संघ से, इसलिए आपको ये जानकारी होनी बहुत जरूरी है, और परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब प्रगतिवाद का, प्रगतिशील लेखक संघ का आखिर उद्देश्य क्या था? सामाजिक बुराइयों का अंत करना। क्यों सामाजिक बुराइयों का अंत करना जरूरी था? क्योंकि अब यथार्थ के धरातल पर आकर साहित्यकार अपने परिवेश का मूल्यांकन करने लगा था। बुराइयां पहले भी दिखाई देती थीं, क्योंकि बहुत पहले ही ब्रह्म समाज और आर्य समाज जैसी संस्थाएं स्थापित हो चुकी थीं, लेकिन उनकी दृष्टि एक आदर्शवादी समाज को स्थापित करने की थी। और प्रगतिशील लेखक संघ का उद्देश्य था, प्रगतिशीलता का आग्रह था कि समाज जैसा है, जिस स्थिति में है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की बजाय सबसे पहले उसमें जो दोष उत्पन्न हो गए हैं, जो बुराइयां उत्पन्न हो गई हैं, जो उसके विकास में बाधक हैं, उन बुराइयों को दूर किया जाना चाहिए। तो सामाजिक बुराइयों का अंत करना। और दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज बनना। हाशिए पर कौन लोग पड़े थे? हाशिए पर पड़े लोगों का मतलब है कि जो लोग समाज में बहुत बेहाल स्थिति में हैं, जिनको जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भी जिनकी पूरी नहीं हो पा रही हैं, ऐसे अभावग्रस्त जीवन जीने वाले लोगों के आवश्यकताओं को, उनकी दुखों को अभिव्यक्ति प्रदान करना, ये दो महत्वपूर्ण लक्ष्यों को लेकर के चली प्रगतिशीलता।
पहली बात, सामाजिक बुराइयां समाप्त होनी चाहिए। दूसरी, सामाजिक बुराइयां समाप्त कब होंगी? जब सामाजिक समानता स्थापित हो जाएगी। तो सामाजिक बुराइयों का अंत हो और हाशिए पर जो लोग जी रहे हैं, उस हाशिए पर जीने वाले लोगों की क्या तकलीफें हैं, क्या पीड़ाएं हैं, उनके विषय में भी साहित्य में अभिव्यक्ति की जाए। तो ये एक नया दृष्टिकोण था कि आम आदमी की आवाज साहित्य में प्रबल रूप में सुनाई देनी चाहिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता का समर्थन करना, यानी सामाजिक स्तर पर समाज में समानता रहे, आर्थिक स्तर पर समानता रहे और राजनीतिक स्तर पर समानता रहे। हर स्थिति में कोई भेदभाव समाज में होना नहीं चाहिए, क्योंकि भेदभाव शोषण को जन्म देते हैं और जैसे ही शोषण उत्पन्न होता है, समाज स्वतः दो वर्गों में विभक्त हो जाता है, एक शोषण करने वाला यानी शोषक समाज और दूसरा शोषित समाज। तो अगर हमें एक समान समाज की स्थापना करनी है तो हमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता को स्थापित करना पड़ेगा। तो इसका समर्थन किया, कुरीतियों, अन्याय और पिछड़ेपन का विरोध किया। ये उद्देश्य थे प्रगतिशीलता के। मूलतः प्रगतिशील दृष्टिकोण की बात की गई, लेकिन कब यह प्रगतिशीलता, ध्यान देंगे इस बिंदु पर दोस्तों, कि ये अब तक जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ये प्रगतिशील दृष्टि की बात है, लेकिन कब ये प्रगतिशीलता प्रगतिवाद से जुड़ गई, निश्चित रूप से हम कुछ भी नहीं कह सकते। प्रगतिशील दृष्टिकोण को लेकर, एक बहुत ही विस्तृत दृष्टिकोण को लेकर प्रगतिशीलता प्रारंभ हुई थी, लेकिन कब यह प्रगतिशीलता प्रगतिवाद यानी मार्क्सवाद के दायरे में कैद हो गई, ये बिल्कुल भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि 1936 में जब लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ पहला, और प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ, प्रेमचंद ने अध्यक्षीय भाषण दिया, तो उन्होंने अपने भाषण में कहीं भी प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया। यानी 1936 तक जब ये स्थापना हुई प्रगतिशील लेखक संघ की, दृष्टिकोण में केवल और केवल एक ही शब्द था और वो था प्रगतिशीलता, यानी व्यापक दृष्टिकोण। 1937 में जब विशाल भारत में शिवदान सिंह चौहान ने एक लेख लिखा, लेख का शीर्षक था भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, इसमें भी कहीं प्रगतिवाद का जिक्र नहीं था। यानी 1936 में प्रेमचंद के अध्यक्षीय भाषण में प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग नहीं है। 1937 में शिवदान सिंह चौहान के लेख में, जो लेख विशाल भारत में प्रकाशित हुआ, उस भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता में भी प्रगतिवाद शब्द का उल्लेख नहीं है, केवल और केवल प्रगतिशील साहित्य की बात की गई है। तीसरे बिंदु पर आते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ का जो घोषणा पत्र था, जो प्रेमचंद ने जो घोषणा पत्र हंस में छापा था, उस घोषणा पत्र में भी कहीं प्रगतिवाद का जिक्र नहीं है। 1938 में पंत ने अपने संपादन में एक रूपाभ नाम का प्रगतिशील चेतना से प्रभावित पत्र प्रकाशित करना शुरू किया, और उस रूपाभ में भी कहीं प्रगतिवाद शब्द का उल्लेख नहीं है। यानी 1938 तक हमें कहीं भी केवल प्रगतिशीलता का जिक्र मिलता है, प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग कहीं मिलता ही नहीं। 1940 में आ जाते हैं। 1940 में हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ पूना में, और पूना अधिवेशन में नंदुलारे वाजपेयी ने प्रगतिवाद, प्रगतिशीलता पर, प्रगतिशील साहित्य पर एक भाषण दिया, और उस भाषण में कहीं भी प्रगतिवाद शब्द का जिक्र नहीं है। स्पष्ट है कि 1940 तक जो प्रगतिशील दृष्टिकोण साहित्य में चला आ रहा था वो केवल प्रगतिशील था, उसके साथ प्रगतिवाद शब्द नहीं जुड़ा था, शील का स्थान वाद ने नहीं लिया था। 1940 तक ये बात है। यदि ऐसा होता तो निश्चित रूप से नंदुलारे वाजपेयी अपने वक्तव्य में उसका जिक्र अवश्य करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आगामी कल में एक लेख, एक पत्रिका है आगामी कल, उसमें एक लेख प्रकाशित हुआ मुक्तिबोध का, और उस लेख का नाम था प्रगतिवाद एक दृष्टि। ये लेख अभी तक की जानकारी के अनुसार वो पहला लेख है जिसमें पहली बार प्रगतिवाद शब्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसको भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। 1943 में तार सप्तक के वक्तव्य में प्रभाकर माचवे भी प्रगतिवाद का उल्लेख करते हैं, यानी मुक्तिबोध आगामी कल में उल्लेख करते हैं, और 1943 में तार सप्तक के वक्तव्य में प्रभाकर माचवे भी प्रगतिवाद शब्द का उल्लेख करते हैं। यानी जाहिर सी बात है दोस्तों कि
1942 से पहले प्रगतिशील साहित्य की आलोचना में मार्क्सवाद का प्रभाव उत्पन्न हो चुका था, यानी प्रगतिशील में शील शब्द का स्थान वाद ले चुका था। अब विद्वान क्या कहते हैं प्रगतिवाद के विषय में, इसके विषय में भी हमें जान लेना चाहिए। सबसे पहले हम डॉक्टर नगेंद्र की बात करते हैं। देखिए, जब तक हम इन विद्वानों के मतों को नहीं समझेंगे दोस्तों, पहली बात तो मत अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए भी जरूरी है। दूसरी बात यह कि जब तक हम इन वरिष्ठ विद्वानों के, साहित्यकारों के मतों को नहीं जानेंगे, तब तक हम प्रगतिवाद शब्द के मूल को, अंतःकरण को अच्छी तरह से समझ नहीं सकेंगे। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? वे लिखते हैं, प्रगतिवादी काव्य की संज्ञा उस काव्य को दी गई जो छायावाद के समाप्ति काल में 1936 ईस्वी के आसपास सामाजिक चेतना को लेकर निर्मित होना आरंभ हुआ। यानी उनका कहना है कि 1936 में जब छायावाद अवसान की ओर अग्रसर होने लगा, तब एक नई काव्यधारा उत्पन्न हुई, जिस काव्यधारा में सामाजिक चेतना के प्रति एक नया दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुआ था। वही काव्यधारा प्रगतिवाद कहलाई। इसके शब्दार्थ से इसके स्वरूप को समझने में भ्रांति होती रही है। यानी डॉक्टर नगेंद्र ने भी संकेत कर दिया कि प्रगतिवाद और प्रगतिशील शब्दों को लेकर साहित्य जगत में थोड़ा सा मतभेद या भ्रम उत्पन्न होता रहा है। इसलिए यही समझना चाहिए कि यह नाम उस काव्यधारा का है जो मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चली। यानी डॉक्टर नगेंद्र स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि साहित्य में जो विचारधारा, पहली बात 1936 में उदित हुई, दूसरी बात जो मार्क्सवादी दर्शन को लेकर चली और मार्क्सवादी दृष्टिकोण से जिसने सामाजिक चेतना और भावबोध का मूल्यांकन कर अपने विचारों की अभिव्यक्ति की, वह साहित्य जगत में, हिंदी साहित्य जगत में प्रगतिवादी काव्यधारा के नाम से जानी गई। आगे वे लिखते हैं, प्रगतिवादी काव्य के उद्भव और विकास में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां तो सहायक हुई ही, साथ ही छायावाद की जीवन शून्य होती हुई व्यक्तिवादी वायवी काव्यधारा की प्रतिक्रिया भी उसमें निहित रही। यानी वे मानते हैं कि प्रगतिवाद क्यों साहित्य जगत में उत्पन्न हुआ, उदित हुआ, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय परिस्थितियां हमारी जो थी वे शामिल हुई, वे कारण बनी, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कारण बनी। इनके साथ वे एक और तीसरा कारण बताते हैं कि छायावादी काव्य अपने ह्रासोन्मुख युगों में, समय में जीवन शून्य हो गया था। यानी जीवन से उसका जो लगाव था, जो संबंध था निकटता का, जो संवेदनशीलता का, वो संवेदनशीलता यहां जीवंतता से रहित हो गई थी और वो घोर व्यक्तिवादी और वायवीय यानी काल्पनिक, वायवी का मतलब है वायु से निर्मित, और वायु से निर्मित का एक प्रतीकात्मक अर्थ, सांकेतिक अर्थ हुआ कि काल्पनिक काव्यधारा की प्रतिक्रिया के रूप में भी प्रगतिवाद उदित हुआ। यानी स्पष्ट सी बात है कि छायावाद उदित हुआ द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता यानी स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह के रूप में, और डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि इसकी छायावाद की जीवन शून्य होती हुई व्यक्तिवादी वायवीय काव्यधारा की प्रतिक्रिया स्वरूप साहित्य में प्रगतिवाद का उदय हुआ। आगे चलते हैं। प्रगतिवाद रचना और आलोचना के क्षेत्र में सर्वथा नवीन दृष्टिकोण लेकर आया। यह सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। यानी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रगतिवाद का उद्देश्य, प्रगतिवादी लेखन का उद्देश्य क्या है? सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति करना। सामाजिक यथार्थ कैसा भी है, घृणित है, कुत्सित है, कैसा भी है, तो हमें उसका वैसा ही यथा वस्तु स्थिति जो है उसकी, वो वैसी के वैसे रूप में ही अभिव्यक्त करनी होगी। यही प्रगतिवादी साहित्य का लक्ष्य था। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं, प्रगतिवाद एक वैचारिक आंदोलन है। यानी प्रगतिवाद को इन्होंने एक वैचारिक आंदोलन के रूप में स्वीकार किया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रगतिवाद को एक वैचारिक आंदोलन माना है? तो आपका उत्तर होना चाहिए डॉक्टर बच्चन सिंह। इसे फ्रांस, इंग्लैंड और भारत के प्रगतिशील लेखक संघ से प्रादुर्भूत मानना इतिहास का मजाक उड़ाना है। इसकी चर्चा हम कर चुके। केवल मार्क्सवादी विचारधारा का प्रवाह मानना भी गलत है। लेकिन इसके साथ वे ये भी कहते हैं कि अगर हम प्रगतिवाद को केवल मार्क्सवादी विचारधारा से जोड़कर देखें तो वह भी उचित नहीं है। यानी वे इसे एक वैचारिक आंदोलन के रूप में देखते हैं, लेकिन भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ से इसका संबंध नहीं मानते और ना ही इसे पूरी तरह से मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर आधारित साहित्य सृजन मानते हैं, काव्यधारा मानते हैं। दोनों ही बातें वे स्वीकार नहीं करते।
हिंदी साहित्य कोश भाग 1 में प्रगतिवाद के विषय में कहा गया है, प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया वह साहित्यिक आंदोलन है। वहां वैचारिक आंदोलन डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा, और हिंदी साहित्य कोश कह रहा है साहित्यिक आंदोलन है, जो किसके नाम पर चलाया गया? सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि प्रगतिवाद का उद्देश्य था सामाजिक यथार्थवाद की अभिव्यक्ति करना, जिसमें जीवन और यथार्थ के वस्तु सत्य को उत्तर छायावाद काल में प्रश्रय मिला और जिसने सर्वप्रथम यथार्थवाद की ओर समस्त साहित्यिक चेतना को अग्रसर होने की प्रेरणा दी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पर कही गई है, कहा कि जीवन और यथार्थ की जो भी वास्तविक स्थिति है उसको अभिव्यक्त किया गया। दूसरी बात, छायावाद काल से ही ये धारा जन्म लेने लगी। दूसरी बात, सारा साहित्यिक चेतना जो थी उसको यथार्थवाद की ओर मोड़ने वाली साहित्यिक धारा थी प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का उद्देश्य था साहित्य में उस सामाजिक यथार्थवाद को प्रतिष्ठित करना जो छायावाद के पतनोन्मुख काल में की विकृतियों को नष्ट करके एक नए साहित्य और नए मानव की स्थापना करे और उस सामाजिक सत्य को, उसके विभिन्न स्तरों को साहित्य में प्रतिपादित होने का अवसर प्रदान करे। वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव, नए हीरो की कल्पना इस साहित्य का उद्देश्य था। इसकी मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी, यानी साहित्य कोश मानता है कि मूल प्रेरणा मार्क्सवाद थी। दूसरी बात, यहां वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव, नए हीरो की कल्पना इस साहित्य का मूल आधार थी। ये नया मानव और नया हीरो क्या है? हाशिए का आदमी, जिसको कहा गया है। हाशिए का आदमी कौन? आम आदमी, अभावग्रस्त जीवन जीने वाला समाज का वर्ग, उसको यहां नया हीरो, नए मनुष्य के रूप में देखा गया, क्योंकि वास्तविक जो रूप था समाज का वो उसके केंद्र में वही था। आगे चलें। इसकी मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील थी, इसलिए इस साहित्यिक आंदोलन को प्रगतिशील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये बात यहां हिंदी साहित्य कोश में स्वीकार कर ली कि प्रगतिवाद और प्रगतिशील आंदोलन एक दूसरे से संबंधित हैं। अब बात आती है प्रगतिवाद की प्रवृत्तियों की, कि आखिर जो प्रगतिवादी काव्यधारा विकसित हुई हिंदी साहित्य जगत में, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी? काफी कुछ हम पढ़ चुके। सामाजिक समानता की बात, वर्ग भेद को अस्वीकार करना, सामाजिक बुराइयों को दूर करना, एक नए दृष्टिकोण से समाज को देखना, परिवेश को देखना, ये सारी विशेषताएं थी। तो चलिए, सबसे पहली महत्वपूर्ण विशेषता है शोषित और पीड़ित मनुष्य की वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति। जिस नए हीरो की बात हिंदी साहित्य कोश में कही गई, वही बात यहां कही जा रही है कि जो शोषित और पीड़ित मनुष्य है, उसकी जो पीड़ाएं हैं, उनकी मर्मस्पर्शी और प्रभावशाली यानी सशक्त अभिव्यक्ति प्रगतिवादी साहित्य में की गई। ये महत्वपूर्ण विशेषता थी जो उभर कर सामने आई। दूसरी विशेषता, मानवतावादी भावना का प्रसार, यानी मानवतावादी भावना का प्रसार, ये कि मनुष्य चाहे कहीं का भी हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके प्रति समान दृष्टिकोण रखना, संवेदनात्मक दृष्टिकोण रखना, इस तरह की भावना का जो प्रसार था वो प्रगतिवाद की मूल विशेषता बनी। लेकिन इसमें मानवतावादी भावना के प्रसार में शोषक वर्ग के प्रति इन कवियों ने उपेक्षा और तिरस्कार का भाव अभिव्यक्त किया। आशा, आस्था और निष्ठा की अभिव्यक्ति की गई। किसमें आशा आस्था? धर्म में आशा आस्था नहीं, बल्कि अपने आप में आस्था, मनुष्य में आस्था की अभिव्यक्ति यहां की गई। त्रिलोचन लिखते हैं, मैं न अकेला कोटि कोटि हैं मुझ जैसे तो, यानी जब तक व्यक्ति केवल अपने आप में सीमित रहता है तब तक वो सोचता है कि सारे संसार की पीड़ाएं केवल मेरे जीवन में हैं। लेकिन जब वो आंखें खोलकर अपने स्व के दायरे से बाहर निकलकर समाज पर दृष्टि डालता है, परिवेश पर दृष्टि डालता है, तो उसे लगता है कि मैं ही नहीं, मेरे जैसे न जाने कितने इस परिवेश में बिखरे हुए हैं। और उस वक्त त्रिलोचन जैसा प्रगतिवादी साहित्यकार ये लिखने को मजबूर हो जाता है कि मैं न अकेला कोटि कोटि हैं मुझ जैसे तो, यानी मेरे जैसे तो यहाँ कोटि कोटि हैं, करोड़ों हैं, मैं अकेला नहीं हूं। इसकी व्यंजना क्या हुई? इसकी व्यंजना हुई कि समाज में सर्वत्र अभावग्रस्तता और पीड़ा विद्यमान है। इसके अलावा अगला बिंदु, अंतरराष्ट्रीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति, यानी प्रगतिवाद की जो धारा थी, प्रगतिवाद का जो साम्यवादी समानता बोधक जो दृष्टिकोण था, वो केवल भारत राष्ट्र तक सीमित नहीं रहा,
बल्कि राष्ट्र की सीमाओं को पार कर अंतरराष्ट्रीय जगत में विस्तृत हो गया। यानी विस्तृत मानवतावादी दृष्टिकोण का विस्तार हुआ, जन्म हुआ, विकास हुआ प्रगतिवादी काव्यधारा में। रूस हो या अमेरिका, अफ्रीका हो या वियतनाम, जनता के संघर्षों तथा अभियानों में मानवीय आस्था, दृढ़ता प्रेरित निष्ठा की अभिव्यक्ति हुई। यानी प्रगतिवादी कवि केवल भारत में हो रहे अत्याचारों, शोषण और भारत के मनुष्यों की, भारत के जनमानस की पीड़ाओं को ही अभिव्यक्त नहीं करता, उनकी पीड़ाओं को देखकर पीड़ित, स्वयं को पीड़ित महसूस नहीं करता, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश के मानवता जहां पीड़ित हो रही है वहां वो उतनी ही पीड़ा अनुभव करता है और अपनी उस पीड़ा की अभिव्यक्ति भी करता है। यानी जो मानवीय दृष्टिकोण है प्रगतिवादी कवियों का, वो राष्ट्र की सीमाओं में बंधा नहीं रहता, बल्कि अंतरराष्ट्रीय जगत तक विस्तृत हो जाता है, क्योंकि वो सभी को समान दृष्टिकोण से देखता है, सभी मनुष्यों को एक समान मानता है। लुमुम्बा की हत्या पर नागार्जुन उतना ही दुख व्यक्त करते हैं जितना कि गांधी जी की हत्या पर। लुमुम्बा अफ्रीका में एक कॉन्गो देश है दोस्तों, वहां के राष्ट्रपति थे जिन्होंने एक गणतंत्र की स्थापना की थी। 1961 में उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो लुमुम्बा की हत्या पर नागार्जुन आक्रोश व्यक्त करते हैं, जबकि वो उनका देश नहीं था। यानी उनके अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण को अभिव्यक्ति यहां पर उनकी कविता में मिली है। और इतना ही आक्रोश, इतनी ही पीड़ा वो गांधी जी की हत्या पर भी अभिव्यक्त करते हैं। इससे स्पष्ट है दोस्तों कि प्रगतिवादी मूल्य, प्रगतिवादी दृष्टिकोण राष्ट्र की सीमाओं में बंधकर नहीं रहा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय जगत तक व्याप्त हो गया। वे लिखते हैं नागार्जुन, मैं सुनता हूं अफ्रीका की आत्मा का आक्रोश, मैं सुनता हूं काली धरती के कण कण का रोष। कि यानी ये मेरी आत्मा में अफ्रीका में जो हो रहे हैं अत्याचार, उनके प्रति आक्रोश उत्पन्न होता है। उस आक्रोश को, जो वहां की जनता का आक्रोश है, उसे मैं अपने भीतर महसूस करता हूं। और मैं उस काली धरती, यानी काली धरती शब्द यहां अफ्रीका के लिए आया है क्योंकि काले लोगों का देश कहा जाता था उस समय। तो काली धरती के कण कण का जो रोष है, उसे भी मैं अपने भीतर महसूस करता हूं। उसकी प्रतिध्वनियां मुझे अपने कानों में गूंजती हुई दिखाई देती हैं। इन दोनों पंक्तियों से यह जाहिर हो जाता है दोस्तों कि संवेदनात्मक स्तर पर कवि, प्रगतिवादी कवि केवल राष्ट्र से नहीं जुड़े, बल्कि अंतरराष्ट्रीय जगत से भी उतनी ही बारीकी से, उतने ही संवेदना के धरातल पर जुड़ गए। शमशेर की अमन का राग कविता में भी उनके अंतरराष्ट्रीय बोध की अभिव्यक्ति हुई है। अब बात आती है अगली बिंदु की। अगले बिंदु में बात करते हैं राष्ट्र प्रेम और मातृभूमि की। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के बाद प्रगतिवाद में राष्ट्रीय भावनाओं को अभिव्यक्ति नहीं किया गया, बल्कि यहां भी राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति हुई, मातृभूमि के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव भी अभिव्यक्त किया गया। लेकिन ये राष्ट्र प्रेम और मातृभूमि के प्रति सम्मान अनेक रूपों में हमारे सामने आया। पहला रूप था विदेशी दास्ता के प्रति विरोध प्रदर्शन के रूप में, यानी अंग्रेजों की जो गुलामी हम सह रहे थे, उनके जो अत्याचार हम सह रहे थे, प्रगतिवादी कवियों ने उसका स्पष्ट विरोध किया अपने साहित्य के माध्यम से। तो इस रूप में उनकी राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्ति मिली। दूसरा, पूंजीवादी और सामंतवादी शक्तियों के विरोध में हमारे देश में, जो हमारे देश में ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जो पूंजीवाद और सामंतवाद के फलस्वरूप जो समाज की दुर्दशा हो रही थी, उनके विरोध को भी, उनके विरुद्ध अपनी भावनाओं को भी अभिव्यक्त किया प्रगतिवादी कवियों ने। और ऐसे में उनका राष्ट्र प्रेम, उनका मातृभूमि के प्रति जो प्रेम है, वो उभर कर सामने आया। यानी अपने देश के नागरिकों की पीड़ा को जब प्रगतिवादी कवि अपने हृदय में अनुभव करता है, तो वो इस बात का संकेत करती है कि उसका राष्ट्र प्रेम, उसका मातृभूमि के प्रति प्रेम कितना प्रबल है। आगे चलें। शांति प्रसार, और जब वो चाहता है कि ये जो उद्विग्नता, जो संघर्ष, जो शोषण हमारे समाज में व्याप्त है, ये समाप्त हो जाए और एक शांतिपूर्ण समाज की स्थापना हो, जब वो ऐसी कामना करता है, तो इसके मूल में उसकी हृदय में विद्यमान अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति कल्याण की भावना होती है, क्योंकि वो चाहता है कि उसका देश, उसकी मातृभूमि सभी प्रकार के संघर्षों से मुक्त हो जाए। तो इस रूप में भी देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति हुई, समाज सुधार के माध्यम से नव निर्माण की व्यंजना में। और एक और रूप यहां पर राष्ट्र प्रेम का उभर कर सामने आता है, जब कवि समाज की बुराइयों को दूर कर एक नए समाज को स्थापित करने का संकल्प अभिव्यक्त करता है, तब भी देश के प्रति
मातृभूमि के प्रति उसका प्रेम अभिव्यक्त होता है। लोक जीवन की यथार्थ स्थितियों के अंकन में, और लोक जीवन यानी जो आम आदमी का जो जीवन है हमारे देश में, उसके प्रति जब यथार्थपरक अभिव्यक्तियां करता है प्रगतिवादी कवि, तब भी उसका राष्ट्र प्रेम उभर कर के सामने आता है, मातृभूमि के प्रति प्रेम उभर कर सामने आता है। क्योंकि दोस्तों, राष्ट्र और मातृभूमि केवल जमीन के टुकड़े का नाम नहीं है, बल्कि राष्ट्र और मातृभूमि बनते हैं वहां रहने वाले निवासियों से। तो उन निवासियों के प्रति अगर हम संवेदनशील हैं तो निश्चित रूप से हम उनकी पीड़ा को अपने भीतर महसूस करेंगे, और यही कार्य प्रगतिवादी कवियों ने किया। अगला बिंदु, लोक जीवन और ग्रामीण परिवेश की अभिव्यक्तियां हुई। लोक जीवन की अभिव्यक्तियां तो हम यहां जान चुके, और जो हमारे गांव हैं उनका किस तरह का परिवेश है, उनकी स्थितियां कैसी हैं, उसकी भी बिल्कुल बेबाक स्पष्ट अभिव्यक्तियां हमें प्रगतिवादी साहित्य में मिलती है। ग्रामीण जीवन के दुख, वहां की दीनता, वहां के पूजा पद्धतियां, किस प्रकार की आस्था है लोक संस्कृति में, लोक जीवन में, ग्रामीण परिवेश में, वहां की आराधना शैलियां, उन सब की अभिव्यक्ति, वहां के नृत्य, उत्सव, आयोजन, इन सब का चित्रण हमें प्रगतिवादी साहित्य में देखने को मिलता है। यानी प्रगतिवादी साहित्य लोक जीवन की अभिव्यक्ति का साहित्य है। तीखा व्यंग्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है प्रगतिवादी साहित्य की। व्यंग्य के माध्यम से यहां सामाजिक विसंगतियों, राजनीतिक विसंगतियों पर प्रहार किया गया है। केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन की कविताओं में यह तीखा व्यंग उभर कर के सामने आता है। केदार निकम्मे व्यक्ति पर, बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो कुछ कार्य करना ही नहीं चाहते, उन पर व्यंग्य करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कार्य करना नहीं चाहते। ऐसे लोगों पर व्यंग्य करते हुए केदारनाथ अग्रवाल लिखते हैं, धोबी गया घाट पर, राही गया बाट पर। यानी जो धोबी था, कपड़े धोने वाला, वो घाट पर कपड़े धोने के लिए चला गया, यानी अपना काम करने के लिए चला गया, और राही जिसको जिस दिशा में जाना था वो अपने बाट पर यानी अपने मार्ग पर चल दिया, यानी अपने लक्ष्य की ओर वो भी बढ़ चला। मैं न गया घाट और बाट पर, मैं न तो घाट पर गया और न बाट यानी रास्ते पर गया, बैठा रहा टाट पर, और अपने घर में निष्क्रिय अकर्मण्य होकर के टाट पर बैठा रहा, जीता रहा ओस चाट चाट कर। और जब व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो उसे भोजन भी उपलब्ध नहीं होगा। तो कवि कहते हैं कि मेरे पास भोजन नहीं है खाने के लिए, उसके बाद भी मैं अकर्मण्यता का जीवन जी रहा हूं और ओस चाट चाट कर अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। तो ऐसे लोग जो समाज में अभावग्रस्त जीवन होने के बाद भी सक्रिय नहीं होते, कर्मशील नहीं होते, उन पर यहां केदारनाथ अग्रवाल व्यंग्य करते हैं अपने माध्यम से। आगे चलें। नागार्जुन की प्रेत का बयान कविता आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। देश की भूखमरी की स्थिति से किस प्रकार देश का जो गरीब वर्ग है, शोषित वर्ग है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो बात यहाँ कैसे बीमारी के उसको हैजा हो जाता है और वो किस तरह से इलाज न मिल पाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसकी व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति इस कविता में नागार्जुन ने की है। ईश्वर और धर्म के प्रति यहां उदासीनता है। ईश्वर और धर्म की बात यहां नहीं की गई, क्योंकि प्रगतिवादी कवि मनुष्य में विश्वास करते हैं, मानवता में विश्वास करते हैं। ईश्वर और धर्म के प्रति उनका दृष्टिकोण उदासीन या उपेक्षापूर्ण रहा है। भौतिकवादी दृष्टि इनके लिए प्रमुख है, यानी जो परिवेश में हो रहा है वही उनके दायरे में सबसे अधिक, उनकी दृष्टि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। रूढ़ियों का विरोध किया गया। केदार की चित्रकूट के बौड़म यात्री, रामविलास की मूर्तियां इसी प्रकार की कविताएं हैं। वर्ग संघर्ष की यहां अभिव्यक्ति की गई। सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति का आह्वान किया गया कि वर्ग संघर्ष को और समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, विसंगतियां हैं, उनको दूर करने के लिए एक बदलाव लाना जरूरी है, और वो बदलाव क्रांति के द्वारा ही संभव है, और क्रांति से ही सामाजिक और आर्थिक समानता समाज में व्याप्त होगी। और जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी तब तक वर्ग संघर्ष बना रहेगा, समाप्त नहीं होगा। दिनकर, अंचल और नागार्जुन की कविताओं में वर्ग संघर्ष और सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। कुछ एक पंक्तियां हैं। हो यह समाज चिथड़े चिथड़े, प्रगतिवादी कवि कहता है, हो यह समाज चिथड़े चिथड़े, शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। यानी आक्रोश है कवि के हृदय में कि शोषण पर आधारित जो ये समाज है, जिसने पूरे समाज को दो वर्गों में विभाजित कर दिया है, एक वर्ग है शोषकों का, पूंजीपतियों का, और दूसरा है शोषितों का यानी मजदूरों का। ये समाज तत्काल चिथड़े चिथड़े हो जाए, क्योंकि इसकी नींव
किस पर है? शोषण पर है। और एक नए समाज का निर्माण हो, नए समाज की स्थापना हो जहां शोषण न हो, शोषक न हो, शोषित न हो और वर्ग भेद ना रहे। तो समाज के नव निर्माण की जो बात है और क्रांति के द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाने की जो बात है वो यहाँ इन पंक्तियों में स्पष्ट है। इसी तरह से समाज का एक दृश्य अभिव्यक्त करते हुए कवि दिनकर लिखते हैं, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र। देखिए, बड़े जो उच्च वर्ग के पूंजीपति वर्ग के लोग हैं वे कुत्ते पालने का शौक रखा करते थे उस समय। तो वो कवि कहते हैं कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, कि श्वान यानी कुत्तों को तो यहाँ दूध और वस्त्र मिलते हैं हमारे समाज में, भूखे बालक अकुलाते हैं। और दूसरी ओर समाज का एक वर्ग है जहां भूख से बच्चा तड़प रहा है और उसे दूध और वस्त्र तो बहुत दूर की बात है, बल्कि क्या नहीं है, पेट भरने के लिए एक अन्न का दाना भी उपलब्ध नहीं है। तो समाज के दो वर्गों की, पूंजीपति वर्ग और एक दलित वर्ग, उन दोनों वर्गों में कितना भेद है उसको यहां अभिव्यक्त किया गया है। मां की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं, और जब ठंड होती है तो उनके पास वस्त्र नहीं है। उधर कुत्तों के पास वस्त्र हैं, इधर मनुष्य के बच्चों के पास वस्त्र नहीं है। तो जब ठंड बहुत लगती है तो मां से चिपक कर वे अपनी ठंड की रात्रि को बिताया करते हैं। युवती के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, और जब विवशता हो जाती है और ब्याज देने के लिए साहूकार, ब्याज मांगने के लिए साहूकार दरवाजे पर आकर आतंक करता है, पीड़ित करता है, तब युवती के वसन लज्जा वस्त्र बेचकर ब्याज चुकाने की बात की जाती है। तो कवि कहते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बताते हैं। और दूसरी एक और तो युवती के लज्जा वसन बेचे जा रहे हैं, और दूसरी ओर जो पूंजीपति वर्ग है वो इत्र फुलेल यानी अपने सौंदर्य प्रसाधनों पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं। पापी महलों का अंधकार देता मुझको तब आमंत्रण। तब वो जो बड़े बड़े भवन हैं जिनमें पूंजीपति वर्ग रहा करता है, उनके अंधेरे जीवन से मानो मेरे लिए आमंत्रण आता है, मुझे बुलावा आता है, यानी मैं उन सबको नष्ट कर देना चाहता हूं, समाप्त कर एक सामाजिक समानता पर आधारित वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहता हूं। तो ये कवि दिनकर की पंक्तियां। प्रगतिवादियों ने नारी को एक सहयोगिनी, मजदूरिन और शोषिता के रूप में चित्रित किया। नारी की व्यावहारिक धरातल पर यहां अभिव्यक्ति हुई, क्योंकि प्रगतिवादी साहित्य का हीरो कौन था? आम आदमी। तो ऐसी स्थिति में स्त्री का जो रूप यहां चित्रित किया गया वो भी आम आदमी, आम स्त्री का चित्र यहां अभिव्यक्त किया गया। किसी तरह का कोई महिमा मंडन यहां पर नहीं है। नारी की व्यवहारिक धरातल पर अभिव्यक्ति हुई। निराला की वह तोड़ती पत्थर कविता इसका उदाहरण है, जिसमें उन्होंने एक मजदूर स्त्री का बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। जन भाषा का प्रयोग किया गया। अभी हमने इतने सारे उदाहरण देखे, उनसे स्पष्ट होता है कि किसी तरह की कोई सांकेतिकता यहां नहीं है, बल्कि आम आदमी के प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को प्रगतिवादी कवियों ने इस्तेमाल किया। जन जीवन से ग्रहित उपमानों का प्रयोग, और यहां पर जो भी उपमान प्रयुक्त किए गए वो जीवन के परिवेश से, दैनिक जीवन से ही लिए गए। जैसे उदाहरण, रात कोयले की खांसी, क्योंकि खानों में काम कर रहे थे मजदूर बहुत सारे, तो जिस तरह से कोयले की खान में काला अंधकार होता है, उसी तरह का उपमान इस्तेमाल कर रहे हैं रात्रि के लिए कवि। कोयले की खान उपमान का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उपमानगत नवीनता आई। रात्रि को यहां पर चांदनी रात या उस तरह के उपमानों से महिमा मंडित रूप में अभिव्यक्त नहीं किया गया, बल्कि जब जीवन में निराशा का अंधकार है तो उसके लिए कौन सा उपमान इस्तेमाल किया गया? कोयले की खांसी। इसी तरह से मानवता फूटे बर्तन सी, फूटा बर्तन जिस तरह से उपयोग में लाने योग्य नहीं होता, उसी तरह से कवि कहते हैं कि मानवता का दृष्टिकोण, मानवीय दृष्टिकोण, मानवता एक ऐसी हो गई है जो फूटे बर्तन जैसी है, यानी मानवता केवल कहने के लिए मानवता रह गई है, उसकी वास्तविक संवेदना, उसका मर्म समाप्त हो गया है। मुक्त छंद का प्रयोग किया गया कविता में, और प्रगतिवादी कवियों में प्रमुख हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, रांगे राघव, रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध। इसके अलावा शमशेर बहादुर ने भी बहुत सारी प्रगतिवादी रचनाएं लिखी, लेकिन उनको प्रयोगवाद और नई कविता के साथ हम गहरे से पढ़ेंगे। अगले सत्र में हम इन सब कवियों पर चर्चा करेंगे। ये हुआ दोस्तों हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि छायावाद के बाद साहित्य ने जो नई करवट ली प्रगतिवाद के रूप में, उसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपको प्रगतिवाद यदि समझ में आ गया
तो प्रयोगवाद बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। अगले सत्र में हम प्रगतिवादी कवियों पर बात करेंगे। तो चलिए अगले सत्र में मिलेंगे। नमस्कार।